जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का टॉपर्स IQ के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बेहतर होंगे। सभी को सुप्रभात। देखिए, हम आप सभी लोगों को MTS के प्रैक्टिस सीरीज़ की ये 7वीं सीरीज़ को आप लोगों के बीच में लेकर के उपस्थित हुए हैं। देखिए, हम आप सभी लोगों को MTS में जितने भी स्टैटिक GK से लेकर के बाकी के क्वेश्चंस बनेंगे, उन सभी क्वेश्चनों को एक एक करके आप लोगों के बीच में हम बहुत बेहतर तरीके से सॉल्व कर रहे हैं। आइए हम आज की क्लास का पहला क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं कि दिल्ली सल्तनत का सुल्तान जो दान दक्षिणा के बारे में काफ़ी ध्यान रखता था, इसके बाद एक विभाग दीवान एक खैरात की स्थापना किया, वह कौन था? देखिए, हम आप लोगों को बता रहे थे किसके बारे में? फिरोज शाह तुगलक, यानी तुगलक के बारे में बता रहे थे। तुगलक वंश में मैंने आपको फिरोज शाह तुगलक के पास पहुंच गए हैं। मैंने एक बताया था कि आखिर तुगलक वंश कब से कब तक रहा। तुगलक वंश देखिए 1290 से लेकर के 1320 तक क्या था आपका? 1290 से लेकर के 13 देखो, गुल खिले तो सूंघ लो। गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। मैंने तुगलक वंश के बारे में हम आपसे बात कर रहे थे। क्या कर रहे थे तुगलक वंश के बारे में? मैंने आपको बताया था ये 1320 से लेकर के कहाँ से कहाँ तक था? 1414 तक था। कहाँ से? 1320 से लेकर 1414 तक था। ठीक, उसके बारे में बताया कि फिरोज शाह तुगलक जो है, इसका मैंने आपको इसके पहले बताया गयासुद्दीन तुगलक इसकी स्थापना किए थे। उसके बाद फिरोज शाह तुगलक के बारे में फेमस चीज़ें जो है, सबसे ज़्यादा नहरों का जाल किसके द्वारा बिछाया गया? तो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। बाकी नहर प्रणाली किसके द्वारा शुरू की गई? तुगलक के द्वारा, गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा। उसके बाद इसके समय में क्या हुआ? इसी के समय में क्या हुआ कि सबसे ज़्यादा नगर यानी 300 नगर की क्या की गई? स्थापना किया गया। उसके साथ साथ क्या किया गया? 1200 बगीचे। कितने बगीचे? 1200 बगीचे लगवाए गए। इसका मतलब था इसके समय बहुत बेहतर तरीके से हर चीज़ें चल रही थी। उसके बाद हुआ क्या? हाँ, इसने क्या किया गया? सबसे ज़्यादा इसके समय गुलाम थे। पूछेगा दिल्ली सल्तनत में सबसे ज़्यादा गुलाम या दास किसके पास थे? तो फिरोज शाह तुगलक के पास थे। कितने थे? 1,80,000 इतने गुलाम इसके पास थे। इसीलिए इसने क्या किया? गुलामों के लिए क्या किया? एक बनाया दीवान ए बंदगम। क्या? दीवान ए बंदगम। पूछेगा कि दीवान ए बंदगम किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है दास से। किससे? दास यानी गुलाम से संबंधित है। उसके बाद इसने क्या किया? इसका महत्वपूर्ण कार्य देखिए, जो महत्वपूर्ण कार्य है उन सभी कार्यों के बारे में चर्चा करते हैं। हाँ, इसका महत्वपूर्ण क्या था? इसने क्या किया? हज यात्रा, जो हज यात्रा होती है उसको फ्री कर दिया। फ्री यानी जो सरकारी पैसा था उससे लोग हज यात्रा जाएंगे। इसका मतलब पूछेगा पेपर में, हज यात्रा को फ्री करने वाला कौन सा शासक था? तो फिरोज शाह तुगलक हज यात्रा को फ्री किया। उसके बाद इसने क्या किया गया? इसी के समय बनाया गया क्या? एक विभाग बनाया गया। क्या विभाग? इसी के समय में अशोक का जो 2 महत्वपूर्ण अभिलेख थे, एक मैंने आपको बताया था टोपरा अभिलेख। टोपरा अभिलेख कहाँ पे है? लोकेशन इसकी हरियाणा में है। और एक मेरठ अभिलेख है। मेरठ इस समय कहाँ पे लोकेशन है? यूपी। इसको मेरठ और टोपरा अभिलेख के अशोक के अभिलेखों को इसने दिल्ली लाया। कहाँ पे लाया? अपने साम्राज्य में लाया, यानी दिल्ली लाया। पूछेगा कि अब अशोक के अभिलेखों को दिल्ली कौन लाया? तो फिरोज शाह तुगलक ने लाया। ठीक है, उसके बाद पूछेगा, हाँ, क्या पूछ सकता है? पूछ सकता है कि दीवान एक खैरात। दीवान एक खैरात किससे संबंधित था? दीवान एक खैरात दान से संबंधित था। यानी जो चीज़ें दान में मिलेंगी वो खैरात में कौन चीज़ें मिलती हैं? दान की चीज़ें आपको खैरात में मिलेंगी। ठीक है, उसके बाद गरीबों के लिए क्या? इसने गरीबों के लिए फ्री मेडिकल व्यवस्था रखी। कैसी मेडिकल व्यवस्था? उसका नाम रखा दार उल सफ़ा। क्या? दार उल सफ़ा। ये गरीबों के लिए मेडिकल विभाग था। यानी
जो चिकित्सा विभाग था, यानी जो दवा से संबंधित था, कौन सा विभाग था? दार उल सफा। इतनी बातें आपको यहाँ से याद रखना है। पूछेगा जौनपुर नगर को किसने बसाया? क्या जौनपुर नगर की स्थापना किसके द्वारा किया गया? फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। और किसकी याद में किया गया? अपने भाई जौना खां। जौना खां को मैंने आपको बताया था, इसी को बोलते हैं क्या? मोहम्मद बिन तुगलक। आपको पता होगा जौना खां क्या किया गया था? दक्षिण अभियान में गया था, वहाँ पे जीतने के बाद दक्षिण अभियान का जो तेलंगाना राज्य था उसका नाम इसने सुल्तानपुर रखा था। यही है आपका जौना खां। इसको क्या बोलते हैं? मोहम्मद बिन तुगलक। उसके बाद इसी के बारे में आपसे पूछ सकता है क्या? जौनपुर की स्थापना जौना खां की याद में फिरोज शाह तुगलक ने करवाया। इतनी बातें आपको यहाँ से याद रखना है। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? किसने भूमि की, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसने भूमि मापने के लिए गज ए सिकंदरी, गज ए सिकंदरी भूमि मापने की एक प्रणाली है। इसमें क्या होता था? इसकी शुरुआत किसके शासनकाल में शुरू की गई? तो इसकी शुरुआत सिकंदर के समय में। किसके? सिकंदर लोदी, यानी जो लोदी वंश का शासक कौन था? लोदी वंश का शासक सिकंदर लोदी था, उसके समय में शुरू किया गया। तो ये जो गज ए सिकंदरी कितने इंच की होती है? 30 इंच की। क्या? 30 इंच की। मैंने आपको क्या बताया था? एक चीज़ पिछले क्वेश्चन में आप लोग और नोट डाउन कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी को हम लोग बोलते हैं क्या? द्वितीय सिकंदर। क्या? जब पूछेगा कि द्वितीय अकबर, क्या पूछेगा? द्वितीय अकबर, यानी अकबर के जैसा सेम चीज़। क्या? दिल्ली सल्तनत का अकबर किसे बोलेंगे? तो बता दीजिएगा, जो दिल्ली सल्तनत है उसका अकबर हम किसे कहेंगे? दिल्ली सल्तनत का जो अकबर है, क्या? दिल्ली सल्तनत का जो अकबर है हम किसे कहते हैं? फिरोज शाह तुगलक को कहते हैं। इतनी बातें आपको यहाँ से याद रखना है। गज ए सिकंदरी, यानी हम लोधी वंश के बारे में बात कर रहे थे। लोधी वंश कब से कब था? चूँकि 1320 से 1414 तक तो आपका कौन सा वंश आया? तुगलक वंश। तुगलक वंश के बाद खिजर खान ने किसकी स्थापना की? सैयद वंश। सैयद वंश के जस्ट बाद हमारा आएगा लोधी वंश। कौन सा आएगा? लोधी वंश आएगा। ठीक है, लोधी वंश का शासक कौन है? आप इसकी शासनकाल 1451 से लेकर के 1526 तक है। 1451 से लेकर 1526 तक लोधी वंश है। इसकी स्थापना बहलोल लोधी किसके द्वारा किया गया? जो बहलोल लोधी था, इसी के द्वारा लोधी वंश की स्थापना किया गया। ठीक है, उसके बाद पेपर में पूछता है आखिर लोधी वंश के बारे में, इसे क्या कहते हैं? ये दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश पूछेगा। दिल्ली सल्तनत का सबसे अंतिम वंश कौन था? तो ये आपका लोधी वंश। कौन सा वंश? लोधी वंश दिल्ली सल्तनत का सबसे अंतिम वंश है। ठीक है, उसके बाद आपसे पूछ सकता है कि अमीरों का स्वर्णकाल, पूछेगा अमीरों का स्वर्णकाल किस वंश को कहते हैं? क्या? किस वंश को अमीरों का स्वर्णकाल कहा जाता है? इतनी बातें आपको यहाँ से नोट डाउन कर लेना है। ठीक है, उसके बाद पेपर में पूछता है कि आखिर लोधी वंश, लोधी वंश में इसके बाद कौन आया? बहलोल लोधी के बाद आया हमारा इब्राहिम लोधी। कौन आता है? देखिए बच्चों, इब्राहिम लोधी, बहलोल लोधी के बाद आता है इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी ने क्या क्या किया? इब्राहिम लोधी के समय में सबसे इंपॉर्टेंट जो घटना हुई, क्या? इब्राहिम लोधी ये लोधी वंश का सबसे अंतिम शासक था। कौन था? लोधी वंश का सबसे अंतिम शासक कौन था? तो इब्राहिम लोधी। उसके बाद सिकंदर लोधी। क्या? एक नाम आता है आपका सिकंदर, यानी बहलोल लोधी के बाद आता है कौन सा? सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आगरा शहर की स्थापना 1504 में कराया। पूछेगा कि आगरा शहर की स्थापना किसने कराया? तो सिकंदर लोधी के द्वारा कराया गया। उसके बाद 1506 में आगरा को क्या किया? इसने राजधानी बनाया। क्या? 1506 में इसने आगरा को राजधानी बनाया। इतनी बात आपको शायद समझ में आ रही होगी मित्रों। फिर क्या पूछ सकता है? पूछ सकता है आखिर इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी के बारे में इंपॉर्टेंट पूछेगा, दिल्ली सल्तनत का ऐसा कौन सा शासक था जो युद्ध के मैदान में मारा गया? तो एकमात्र शासक यही था दिल्ली सल्तनत का। लिख लीजिएगा, दिल्ली सल्तनत का एकमात्र शासक
जो युद्ध के मैदान में मारा गया वो आपका कौन था? इब्राहिम लोदी। क्या इब्राहिम लोदी युद्ध के मैदान में मारा गया? इसको मारा किसने? क्योंकि आपको पता होगा पानीपत का पहला युद्ध, पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था 1526 में, उसमें हुआ क्या था? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में संघर्ष हुआ था। किसके? बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी के बीच में। इसमें बाबर ने लोदियों का क्या कर दिया? यहाँ से अंत करके यहाँ से नींव क्या रखी? मुगल वंश की। पूछेगा कि मुगल वंश का नींव कब पड़ी? तो पानीपत के प्रथम युद्ध में मुगल वंश की नींव पड़ी। ठीक है, इतनी बातें आपको इस क्वेश्चन से याद रखना है। इसका आंसर हो गया सिकंदर लोदी। हमारा अगला क्वेश्चन आता है कि सिंधु घाटी सभ्यता, क्या सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल में एक बंदरगाह पाया गया? बंदरगाह कहाँ पाया गया? देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आखिर बंदरगाह मिला कहाँ पे? तो आपका जो लोथल है, लोथल को हम लोग क्या बोलते हैं? डॉकयार्ड। पूछेगा सिंधु सभ्यता स्थल का डॉकयार्ड क्या है? तो लोथल। लोथल को हम लोग क्या बोलते हैं? बंदरगाह। ठीक है, लोथल में क्या है? बंदरगाह। उसके बाद इसी को हम लोग बोलते हैं हड़प्पा सभ्यता का मैनचेस्टर। क्या? हड़प्पा सभ्यता का ये क्या है? मैनचेस्टर है। जब पूछेगा कि हड़प्पा सभ्यता का मैनचेस्टर किसे बोलते हैं, तो हम बोलते हैं लोथल को हड़प्पा सभ्यता का मैनचेस्टर बोलते हैं। इतनी बातें आपको आ रही होगी शायद समझ में। हाथी के दांत, पूछेगा कि जो हाथी का दांत है इसके साक्ष्य कहाँ से मिले? तो ये भी हमारा लोथल से मिला। कहाँ से? लोथल से हाथी के दांत के साक्ष्य मिले। उसके बाद लोथल से क्या क्या पूछ सकता है? आखिर लोथल की खोज किसके द्वारा किया गया? तो दयाराम शाहिनी। क्या? दयाराम शाहिनी के द्वारा 1921 में। क्या? दयाराम शाहिनी के द्वारा विजिबिलिटी हो रहीगा 1921 में दयाराम शाहिनी के द्वारा इसे खोजा गया। तो लोथवा किस नदी के किनारे स्थित है? लोथल भोगवा नदी। भोगवा क्या है? ये साबरमती नदी, जो साबरमती नदी है गुजरात में, साबरमती नदी की क्या है? सहायक नदी है। कहीं पेपर में पूछेगा कि साबरमती की क्या है? सहायक नदी है। यानी लोथल हमारा अवस्थित है कहाँ पे? गुजरात में। इतनी बात आपको याद रखना। देखिए मोहनजोदाड़ो, ये क्या है हमारा? मोहनजोदाड़ो। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? मृतकों का टीला। मृतकों का टीला, इसे किसे कहाँ बोलते हैं? मोहनजोदाड़ो को। ये इसकी लोकेशन कहाँ पे है? पाकिस्तान का जो इसकी लोकेशन है। मोहनजोदाड़ो अवस्थित किस नदी के किनारे है? तो सिंधु नदी के। कहाँ? सिंधु नदी के किनारे अवस्थित है। इतनी बातें आपको शायद हमारी जो बातें हैं आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रही होंगी। उसके बाद कालीबंगा। कालीबंगा कहाँ पे है? राजस्थान में। इसकी लोकेशन है राजस्थान में। यहाँ से क्या क्या मिले? जुते हुए खेत के प्रमाण। पेपर में पूछेगा जुते हुए खेत का प्रमाण कहाँ से मिला? तो कालीबंगन से मिला। उसके बाद यहाँ से किसके साक्ष्य मिले? चूड़ियों के साक्ष्य मिले। क्या? चूड़ी के साक्ष्य कहाँ से मिले? चूँकि बांगड़ा मतलब क्या होता है? आपको दिख रहा होगा बंगल लिखा है, यानी बांगड़ा मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है आपका चूड़ी। क्या? चूड़ी। उसके बाद आपका क्या हो गया? मोहनजोदाड़ो के बारे में मैंने याद किया। यहाँ से मिला है एक बृहद स्नानागार। क्या? बृहद स्नानागार। पेपर में पूछेगा बृहद स्नानागार कहाँ से मिला? तो मोहनजोदाड़ो से बृहद स्नानागार आपका मिला है। इतनी बातें आपको यहाँ से याद रखना है। पूछेगा कि जो स्नानागार मिला है तो इसकी आकृति कैसी है? आयताकार है। कैसी है? आयताकार। पूछ सकता है जो स्नानागार मिला है उसकी आकृति कैसी है? तो इसकी आकृति है आपका आयताकार। ठीक है। पूछ सकता है कि धौलावीरा, धौलावीरा से क्या मिला? एक उन्नत जल प्रणाली मिली। पूछेगा कि उन्नत जल प्रणाली यानी बेहतर यानी बेटर ड्रेनेज सिस्टम, ये कहाँ से मिला? तो हमारा मिला धौलावीरा से। धौलावीरा इस समय अवस्थित कहाँ पे है? गुजरात में अवस्थित है। इसके हिसाब से बंदरगाह पहला क्या हो जाएगा? हमारा लोथल। इसके बारे में हम कुछ चीज़ें आपको और बता देते हैं कि मैंने आपको सिंधु घाटी सभ्यता में 4 चीज़ें बताई थी। क्या क्या? इसका पूर्वी स्थल कौन सा है? तो पूर्वी स्थल आपका हिंडन नदी के किनारे है। हिंडन नदी के किनारे आलमगीरपुर। क्या? आलमगीरपुर
ये कहाँ पे अवस्थित है? हिंडन नदी के किनारे यूपी में है, ठीक है। उसके बाद पश्चिमी स्थल क्या है? दास पश्चिमी जो है बलूचिस्तान में है, सिंध नदी, सुतकांगीडोर, क्या? सुतकांगीडोर। ये पश्चिमी स्थल सुतकांगीडोर आपका सिंधु नदी के किनारे है। और उत्तर में क्या है? मांडा, क्या? मांडा। इसकी लोकेशन कहाँ पे है? जम्मू एंड कश्मीर में। ये चिनाब नदी के किनारे है, क्या? चिनाब नदी के। उसके बाद प्रवरा नदी के किनारे महाराष्ट्र में आपका इसका दक्षिणी स्थल दैमाबाद है। कौन सा? दैमाबाद महाराष्ट्र में अवस्थित है इसका दक्षिणी स्थल। पूछेगा आखिर सिंधु घाटी सभ्यता का पश्चिमी स्थल कौन सा है? सुतकांगीडोर है। नॉर्थ कौन सा है? मांडा है। साउथ कौन सा है? प्रवरा। देखिए मैं आपको यहाँ से बता रहा सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों के बारे में। पूर्वी स्थल हिंडन है, पश्चिमी सुतकांगीडोर, उत्तरी मांडा जो चिनाब नदी के किनारे, दक्षिणी स्थल दैमाबाद महाराष्ट्र में प्रवरा नदी के किनारे अवस्थित है। इतनी बातें आपको यहाँ से समझ में आ गई होंगी। आइए हम आप बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे कि कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान निर्मात्री परिषद में आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए प्रतिनिधि किसकी जनसंख्या के अनुपात, यानी कितने लोगों की जनसंख्या पे एक सीट होगी, इसकी बात संविधान सभा में कब कहा गया? देखिए जब संविधान का निर्माण हो रहा था, आपको पता होगा कि संविधान बनने में 2 साल लगे और कितने महीने लगे? आपका 11 माह लगे और कितने दिन लगे? 18 दिन। 2 साल 11 माह 18 दिन संविधान के बनने में लगे। इतनी बात आपको यहाँ से याद रखनी है। जब संविधान बन रहा था उस समय टोटल कितने सदस्य थे? तो उस समय सदस्यों की संख्या 389। अब 389 में कैसे कैसे था? देखिए 292 और +4, ये तो हमारे किससे थे? ये थे ब्रिटिश प्रांत थे। पूछेगा कि ब्रिटिश प्रांत से कुल कितने सदस्य थे? तो बता दीजिएगा। चूंकि जब संविधान बन रहा था उस समय ब्रिटिशों का शासन भी था और हमारे राजाओं के भी शासन था, यानी 296 सीटें तो इसमें चली गई। बाकी 93 सीटें यानी 93 सीटें किसमें आ गई? ये आ गई देसी रियासत में। कितना? देसी रियासतों में कितनी सीटें आई? 93 सीटें आ गई, ठीक। उसके बाद पूछता है पेपर में आखिर जो 4 सीटें थी ये कहाँ से थी? ये कमिश्नरी क्षेत्रों से थी। कहाँ से? कमिश्नरी क्षेत्रों से थी। अब कमिश्नरी क्षेत्रों में क्या क्या है? 4 क्षेत्र के बारे में जिक्र किया गया है। पहला कमिश्नरी क्षेत्र क्या है? आपका दिल्ली। दिल्ली पहला कमिश्नरी क्षेत्र हो गया। उसके बाद दूसरा आपका हो गया कुर्ज कर्नाटक वाला क्षेत्र। क्या? कुर्ज कहाँ पे है? कर्नाटक में, ये हो गया। उसके बाद आपका तीसरा हो गया बलूचिस्तान। क्या? बलूचिस्तान, जो कि इसकी लोकेशन अब कहाँ पे है? पाकिस्तान में हो गया। उसके बाद एक आता है चौथा आपका अजमेर। अजमेर या मेवाड़ वाला क्षेत्र, ये कहाँ पे है? राजस्थान में है। यानी 4 हमारे क्या थे? कमिश्नरी क्षेत्र थे। उसके बाद क्या हुआ? जब संविधान बन गया हमारा, संविधान की पहली बैठक पूछता है कि आखिर इसमें मुस्लिम कितने थे? क्या? मुस्लिम लीग के कितने सदस्य थे? तो 73। क्या? 73 जो है मुस्लिम लीग के सदस्य थे। इतनी बातें आपको यहाँ से समझ में आ रही होंगी, ठीक है। देखिए उसकी बात पूछेगा जब संविधान बना तो इसकी पहली बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई। क्या? संविधान सभा की पहली बैठक हुई। तो इस पहली बैठक की अध्यक्षता सच्चिदानंद सिन्हा, किसका? सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा पहली बैठक की अध्यक्षता किया गया, ठीक। ये क्या थे? ये संविधान सभा के सबसे अस्थायी अध्यक्ष थे। यानी पूछेगा आखिर सच्चिदानंद सिन्हा को क्यों चुना गया? क्योंकि उस समय ये क्या थे? सबसे बुजुर्ग यानी सबसे बूढ़े व्यक्ति थे, यही सबसे सीनियर थे। उसके बाद संविधान सभा की दूसरी बैठक कब हुई? तो दूसरी बैठक हुई इसके 9 के 2 दिन बाद यानी 11 दिसंबर 1946 को हुई। इसमें क्या हुआ? इसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, किसके द्वारा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा किया गया। तो राजेंद्र प्रसाद इसके क्या हुए? पहले अस्थायी अध्यक्ष। पेपर में पूछेगा कि संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष कौन हुए? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हुए। उसके बाद संविधान सभा की जो तीसरी बैठक हुई, तीसरी बैठक कब हुई? 9, 2, 11, 2, 13 यानी 13 दिसंबर 1946। क्या? 13 दिसंबर 1946 को इसकी तीसरी बैठक होती है। तीसरी बैठक की अध्यक्षता है किसके द्वारा किया जाता है? ये जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। जवाहरलाल नेहरू
नेहरू ने ही इसमें क्या किया, उद्देश्य प्रस्ताव, क्या जब पूछेगा उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा के समक्ष किसने रखा, तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा के समकक्ष 13 दिसंबर 1946 को रखा गया। इतनी बातें आपको समझ में आना चाहिए। इसमें यह बताया गया था जो 10 लाख की जनसंख्या होगी, कितनी, 10 लाख की जनसंख्या पर कितने व्यक्ति होंगे, इसमें केवल एक व्यक्ति होंगे। क्योंकि जब संविधान बन रहा था उस समय जनसंख्या लगभग 40 करोड़ थी, कितनी, 40 करोड़ जनसंख्या थी। इसकी आप इसकी शॉर्ट ले लीजिए, तो आपको हम आगे की कहानी और बताते हैं। इसमें हुआ क्या था, जब संविधान बना था किस योजना की सिफारिश पे बनेगा, तो जो कैबिनेट मिशन आया था भारत में, जो कैबिनेट मिशन आया था ये आया कब, 1946 में। कैबिनेट मिशन भारत में 1946 में आया था। इसके LAC, ऐसे याद रखिएगा, LAC ट्रिक है। इसमें पैट्रिक लॉरेंस, कौन, एक थे पैट्रिक लॉरेंस, जो कि इसके क्या थे, हेड थे, यानी अध्यक्ष। संविधान सभा में जो कैबिनेट मिशन आया था ये आया था संविधान सभा को बनवाने के लिए। दूसरा कौन हुए, ए से हमारा हो जाएगा अलेक्जेंडर, क्या, अलेक्जेंडर कनिंघम, क्या, अलेक्जेंडर कनिंघम, ये हमारे दूसरे सदस्य हो गए। तीसरा सी फॉर क्या हो जाएगा, स्टैफोर्ड क्रिप्स, क्या, स्टैफोर्ड क्रिप्स। यानी जब संविधान सभा बना था उस समय कितने लोग थे, 3 लोग थे। कौन कौन थे, स्टैफोर्ड क्रिप्स थे, आपके अलेक्जेंडर कनिंघम और आपके पैट्रिक लॉरेंस। इतनी बात आपको यहाँ से समझ में आ रही होगी। इसने ये कहा कि एक संविधान बनेगा, क्या बनेगा, एक संविधान बनेगा, ठीक। अब देखिए बात कहाँ पहुँचती है, अब बात पहुँचती है कि जब संविधान बना था उस समय बहुत सारी समितियाँ थी। पहली समिति थी संघ समिति। संघ समिति, इसके हेड कौन थे, संघ समिति के हेड थे संघ समिति के हेड थे आपके जवाहरलाल नेहरू जी, ठीक। उसके बाद संचालन समिति बनती है, कौन सी समिति, संचालन समिति। इसके हेड कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, क्योंकि राजेंद्र प्रसाद ही इसका संचालन कर रहे थे। उसके बाद एक समिति है प्रारूप समिति, क्या, प्रारूप समिति। इसके हेड कौन थे, प्रारूप समिति के हेड कौन थे, डॉक्टर BR अम्बेडकर, यानी भीमराव अम्बेडकर जी। यानी भीमराव अम्बेडकर को हम लोग क्या बोलते हैं, संविधान का जनक बोलते हैं, संविधान के जनक, पितामह। इसको लिख, अब आखिर जो संविधान का, आखिर संविधान जो बना इसके प्रांतीय समिति के हेड कौन थे, कौन से, प्रांतीय समिति के हेड कौन थे, जो प्रांतों को इकट्ठा किए थे, वो आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल, कौन, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये आपके क्या हो गए, प्रांतीय समिति के हेड हो गए। इतनी बातें आपको शायद समझ में आ गई होगी। देखिए आपको हम कुछ चीज़ें और बता रहे हैं कि जब संविधान बना था उस समय कितनी महिलाएं थी, 15 महिलाएं। कितनी महिलाएं थी, 15 महिलाएं थी। इतनी बातें आपको इस स्लाइड से नोट डाउन कर लेना है। देखिए पूछेगा कभी कभी जब संविधान बन रहा था उस समय जो आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल, भीमराव अंबेडकर जी कहाँ से चुनाव लड़े थे, ये चुनाव लड़े बम्बई से, क्या, बम्बई से चुनाव लड़े, लेकिन यहाँ से ये क्या किए, हार गए। बॉम्बे से तो हार गए, लेकिन ये वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल से चुनाव को जीत लिए। मुस्लिम लीग ने इनका समर्थन किया तो ये चुनाव जीत गए, यानी पश्चिम बंगाल से चुनाव जीत गए। लेकिन बाद में कहाँ चला गया, पूर्वी पाकिस्तान में चला गया। उसके बाद क्या होता है कि जो संविधान बना, क्या, भारतीय संविधान का जब निर्माण हुआ तो 29 जुलाई 1947, कितना, 29 जुलाई 1947 को प्रारूप समिति का गठन होता है। पूछेगा कि प्रारूप समिति का गठन कब हुआ, तो इसका गठन जो है, प्रारूप समिति का गठन 29 जुलाई 1947 को हुआ। तो भारतीय संविधान आखिर लागू कब हुआ, भारतीय संविधान अंशतः, जब पूछेगा पेपर में अंशतः लागू कब हुआ, तो आप लोग बता दीजिएगा 26 नवंबर 1949 को अंशतः लागू हुआ। लेकिन पूर्णतः कब लागू हुआ, तो पूर्णतः लागू हुआ हमारा 26 जनवरी 1950 को संविधान सभा के द्वारा संविधान को भारतीय को समर्पित कर दिया गया। इतनी बातें आपको यहाँ से याद कर लेना है, ठीक है। हमारा अब अगला क्वेश्चन है, ये तो 10 लाख व्यक्तियों पर एक लोगों का निर्वाचन की बात कहा गया था, ठीक।
हमारा अगला क्वेश्चन है क्या कि आखिर भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग का जिक्र किया गया? किसका? निर्वाचन आयोग का जिक्र किस अनुच्छेद में किया गया है? जो अनुच्छेद नंबर 324 है, इसमें निर्वाचन आयोग के बारे में बताया गया है। और आर्टिकल नंबर 312 के बारे में क्या बताया गया है? संघ लोक सेवा आयोग। क्या? लोक सेवा आयोग के बारे में बताया गया है। क्या? लोक सेवा आयोग। उसके बाद आर्टिकल नंबर 312 में क्या बताया गया? जब राष्ट्रपति को यह लगता है कि देश के किसी पार्ट में बाहरी आक्रमण होने वाला है किसी विदेशियों का, इस समय क्या करते हैं? राष्ट्रीय आपातकाल। क्या? राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करते हैं। कब? राष्ट्रीय आपातकाल। उसके बाद 253 में क्या होता है? राज्य सूची के किसी विषय पर, अंतरराष्ट्रीय अगर मान लीजिए कोई मुद्दा हो गया, उसमें राज्य सूची के किसी विषय पर कोई कानून बनाना हो तो संसद जो है राज्य सूची के किसी विषय पर कानून आर्टिकल नंबर 253 के तहत बना सकती है। तो आपको हम बता रहे थे राष्ट्रीय आपातकाल। उसके बाद आर्टिकल नंबर 352 के बाद 356 जो है ये आपका है राजकीय आपातकाल। क्या? राजकीय आपातकाल। ये कैसे लगता है? ये जो लगता है राजकीय आपातकाल जो है ये राज्यपाल के द्वारा, किसके द्वारा? राज्यपाल के द्वारा राज्यों में लगाया जाता है, लेकिन राज्यपाल राष्ट्रपति से क्या लेता है? परमिशन लेता है। ये बातें आपको इसमें समझ में आ रही होंगी। आर्टिकल नंबर 360 में क्या है? वित्तीय आपातकाल। क्या? वित्तीय आपातकाल, जो कि वित्तीय आपातकाल आज तक एक बार भी नहीं लगा है। पूछेगा कि आखिर संविधान में क्या? आंतरिक अशांति या सशस्त्र विद्रोह। क्या? आंतरिक अशांति या सशस्त्र विद्रोह। आपको पता होगा आंतरिक अशांति या सशस्त्र विद्रोह, पहले क्या था? आंतरिक अशांति थी, इसको हटा करके हम क्या कर दिए? सशस्त्र विद्रोह कर दिए 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। इतनी बातें आपको यहाँ से याद रख लेना है। अब हम बात करते हैं चुनाव आयोग के बारे में। देखिए चुनाव आयोग हमारा जो है आर्टिकल नंबर 324 ये कहता है कि एक हमारा मुख्य चुनाव आयोग यानी CEC, चीफ इलेक्शन कमीशन यानी मुख्य चुनाव आयोग होगा। क्या? एक होगा हमारा मुख्य चुनाव आयोग। बाकी इसमें क्या होंगे? इसके 2 सदस्य और होंगे। कितने? 2 सदस्य। यानी चुनाव आयोग में टोटल कितने सदस्य हो गए? 3 सदस्य। ये क्या होंगे? चुनाव आयुक्त होंगे। क्या? चुनाव आयुक्त। यानी एक हमारा क्या हो जाएगा? मुख्य चुनाव आयुक्त। क्या हो जाएगा? आयुक्त। एक हमारा रहेगा मुख्य चुनाव आयुक्त और एक हो जाएगा, 2 हमारे हो जाएंगे चुनाव आयुक्त। चुनाव आयोग का काम क्या क्या होता है? चुनाव आयोग के बारे में पहले योग्यता जान लीजिए आप लोग। इसकी योग्यता क्या होती है? इसकी योग्यता होती है सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर। किसके? सुप्रीम कोर्ट का जो जज योग्यता रखता है सेम उतनी योग्यता इनकी होती है। उसके बाद इनकी टेन्योर कितना होता है? 6 से 65 साल तक। क्या? 6 साल तक रहेंगे या तो 65 साल की उम्र तक इनकी टेन्योर रहेगा। उसके बाद क्या होता है? इनको आखिर वेतन कितना मिलता है? इनको जो वेतन मिलता है संचित निधि से मिलता है। कहाँ से? संचित निधि से। आपको मैंने बताया था जो संचित निधि है ये किसमें इसका जिक्र किया गया है? आर्टिकल नंबर 266 में संचित निधि का जिक्र किया गया है। इनको वेतन मिलता है 2,50,000। कितना? 2,50,000 इनको वेतन मिलता है। ठीक। उसके बाद क्या होता है? संचित निधि के बारे में बात करने के साथ साथ एक बता देते हैं आकस्मिक निधि। क्या? आकस्मिक निधि यानी इमरजेंसी फंड। इसका जिक्र किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल नंबर आपका 267 में। कितना? 267 में। उसके बाद आप देखिएगा जो चुनाव आयोग हमारा है, क्या जो चुनाव आयोग है ये किसका किसका आखिर चुनाव कराता है? ये कराता है आपका वाइस प्रेसिडेंट यानी उपराष्ट्रपति, प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति लिख देते हैं हिंदी में। एक आपका कराता है उपराष्ट्रपति का चुनाव, प्रेसिडेंट मतलब हो गया राष्ट्रपति का चुनाव। राष्ट्रपति के बाद आपका जो होता है लोकसभा का चुनाव। क्या? लोकसभा का चुनाव। उसके बाद राज्यसभा का चुनाव। उसके बाद आपका कराता है विधानसभा का चुनाव।
और विधान परिषद, यानी इतना चुनाव केवल कराने की जिम्मेदारी किसकी है? तो ये आपका चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है। केवल कितना चुनाव कराता है? बस इतना चुनाव आयोग कराता है आपका। लेकिन आप एक चीज ध्यान दीजिएगा, कभी आपसे पेपर में पूछ लिया कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का चुनाव आखिर कौन कराता है? प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का चुनाव कौन कराता है? आप लोग बताइएगा। देखिए, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का चुनाव नहीं होता है। जो लोकसभा के बहुमत दल का नेता होता है वो कौन होता है? लोकसभा का बहुमत दल का नेता आपका प्रधानमंत्री होता है, और जो विधानसभा होता है इसके बहुमत दल का नेता मुख्यमंत्री होता है। यानी इनका कोई चुनाव नहीं होता है। इनकी क्या होती है? नियुक्ति। पेपर में कभी पूछेगा कि आखिर इनका चुनाव किसके द्वारा होता है, तो बता दीजिएगा इसका चुनाव नहीं होता है। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का कोई चुनाव नहीं होता है, इनकी क्या होती है? नियुक्ति की जाती है। इतनी बातें आपको यहां से याद रखना है, ठीक है। तो कभी कभी आपसे पूछ लेता पहले चुनाव आयुक्त कौन थे? पहले चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन। क्या? सुकुमार सेन पहले चुनाव आयुक्त थे। पहली महिला चुनाव आयुक्त कौन थी? पहली महिला चुनाव आयुक्त, तो आप लोग बता दीजिए वी.एस. रमा देवी। कौन? वी.एस. रमा देवी पहली महिला चुनाव आयुक्त हैं, ठीक। इस समय आखिर चुनाव आयुक्त कौन है? इस समय जो आपके चुनाव आयुक्त हैं राजीव कुमार हैं। कौन? राजीव कुमार इस समय आपके चुनाव आयुक्त, जो कि 25वें नंबर के चुनाव आयुक्त हैं। कौन से? 25वें नंबर के चुनाव आयुक्त राजीव कुमार हैं। और बाकी उप चुनाव आयुक्त एक हैं आपके अनूप चंद्र पांडे। कौन? अनूप चंद्र पांडे जी हैं एक उप चुनाव आयुक्त। और दूसरे कौन से हैं आपके? अरुण गोयल। कौन है? अरुण गोयल। यानी आपके इस समय जो वर्तमान की बात की जाए तो मैंने आपको यहाँ पे करंट अफेयर्स का भी जिक्र आप लोगों से कर दिया, ठीक है। इतनी बातें आपको याद रखना है। पूछता है आखिर पंचायत और नगर पालिका, क्या पंचायत और नगर पालिका का जो चुनाव होता है इसकी जिम्मेदारी कौन लेता है? इनकी जिम्मेदारी जो लेता है ये राज्य निर्वाचन आयोग लेता है। कौन? राज्य निर्वाचन आयोग। राज्य निर्वाचन आयोग की जिम्मेदारी होती है पंचायत का चुनाव कराने का। इसका मतलब आर्टिकल नंबर 324 के तहत निर्वाचन आयोग का जिक्र किया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन आता है क्या कि आखिर 1994 में जनसंख्या जो नीति आई थी, क्या जनसंख्या नीति आई थी, इस किस समिति के आधार पे इस जनसंख्या नीति आई थी? देखिए, जो जनसंख्या नीति आई थी ये तो स्वामीनाथन की समिति के आधार पे आई थी। भारत में हरी क्रांति कब आई थी? भारत में जो हरित क्रांति आई थी वो भी एम.एस. स्वामीनाथन के आधार पर आई थी। हरित क्रांति शब्द के जन्मदाता कौन है आप बता दीजिए कमेंट बॉक्स में। विलियम गार्ड है, ठीक है। उसके बाद आपसे आया गोपीय समिति है। ये किससे संबंधित है? केंद्र और राज्य के संबंध से। पेपर में पूछेगा केंद्र राज्य संबंध ये किस समिति पे है, तो गोपीय समिति पे है। नरसिंहन समिति किस पे है? ये है आपका बैंकिंग सुधार। किससे? बैंकिंग सुधार से संबंधित है। मैंने आपको कल बताया था क्या, तो मल्होत्रा समिति। क्या? मल्होत्रा समिति ये किससे समिति है? ये जो है मल्होत्रा समिति ये बीमा क्षेत्रों से है। किसके? बीमा क्षेत्रों में जो सुधार किया गया वो मल्होत्रा समिति थी। एक पूछता है लकड़वाला समिति। क्या? लकड़वाला समिति। यहाँ पूछे सुरेश तेंदुलकर समिति। कौन सी? सुरेश तेंदुलकर जो समिति है ये किससे संबंधित है? ये आपकी गरीबी से संबंधित है। इतनी बातें आपको यहाँ से याद रखना है, ठीक है। हम चलते हैं अब अपने अगले क्वेश्चन पे, ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है कि आखिर ट्राइटन किसका उपग्रह है? क्या? ट्राइटन किसका उपग्रह है? तो देखिए जो ट्राइटन है आपका ये तो है नेपच्यून। क्या? नेपच्यून। वरुण। इसका क्या नाम है? नेपच्यून का नाम है वरुण। यानी वरुण के जो उपग्रह है ये है तो ट्राइटन। एक है क्या आपका टाइटन। क्या? टाइटन। टाइटन किसका उपग्रह है? तो ये शनि का उपग्रह है। बहुत माइनर डिफरेंट है। टाइटन किसका उपग्रह है? शनि का उपग्रह है। हम लोग शनि क्या बोलते हैं? छल्लों। जब पूछेगा छल्लों या रिंग या वलयों, छल्ला को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वलय। किसके आसपास है? शनि ग्रह के पास। सबसे ज़्यादा उपग्रह किसके पास है इस समय? सबसे ज़्यादा उपग्रह आपके किसके पास है? शनि के पास थे। इसके पहले किसके पास था? बृहस्पति के पास। लेकिन इस समय सबसे ज़्यादा उपग्रह शनि के पास में है, ठीक है। शनि के उपग्रह। प्लूटो के चांद। प्लूटो का चांद क्या बोलते हैं? चेरान। ये एसएससी में पूछा गया था प्लूटो का चांद क्या है, तो चेरान को बोलते हैं, ठीक। मंगल के उपग्रह की बात नहीं बोलते हैं। क्या? मंगल के कितने उपग्रह हैं? 2 हैं। एक है आपका फोबोस
फोबोस और दूसरा आपका क्या है, डेमोस। फोबोस और डीमोस जो है ये मंगल के उपग्रह हो गए। आपसे पूछ सकता है कि बृहस्पति के उपग्रह क्या है, क्या बृहस्पति क्या है, गैनीमेड। क्या गैनीमेड, ये पूरे सबसे बड़ा कौन सा उपग्रह है, तो बृहस्पति का जो गैनीमेड है ये सबसे बड़ा है। ठीक है, बुध और शुक्र क्या बोलते हैं, ये उल्टा चक्र घूमते हैं। कैसा, ये उल्टा घूमते हैं। पूछेगा निम्नलिखित में कौन सा उल्टा घूमते हैं, बुध और शुक्र। इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, अरुण को क्या बोलते हैं, लेटा ग्रह। क्या पूछेगा कि लेटा ग्रह किसे बोलते हैं, तो अरुण को क्या बोलते हैं, लेटा हुआ ग्रह बोलते हैं। इतनी बातें आपको यहाँ से याद रखना है। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है कि सुएज नहर के उत्तरी सिरे पर कौन सा बंदरगाह स्थित है। पत्तन की बात किया है, ना कि उत्तरी सिरा की बात किया है। जो बंदरगाह है पोर्ट फौद, क्या पोर्ट फौद, ये उत्तरी सिरे पे अवस्थित बंदरगाह है। अब देखिए क्या है, पोर्ट सईद क्या है। देखिए मान लीजिए आपकी सुएज नहर है जो इसका उत्तरी सिरा है और दक्षिणी सिरा है। जो पोर्ट सईद है, क्या पोर्ट सईद जो है ये इसका उत्तरी सिरा है, लेकिन इसका दक्षिणी सिरा क्या है, पोर्ट स्वेज। क्या पोर्ट स्वेज इसका क्या है, दक्षिणी सिरा। ये स्वेज नहर के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं आज की क्लास के अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि सुल्तानपुर बर्ड अभयारण्य, क्या सुल्तानपुर पक्षी अभयारण्य। आपको देखने से लग रहा होगा कि ये अभयारण्य यूपी में पड़ेगा, लेकिन इसकी लोकेशन कहाँ पे है, सुल्तानपुर अभयारण्य की गुड़गांव कहाँ, हरियाणा। यानी सुल्तानपुर पक्षी अभयारण्य की लोकेशन कहाँ पे है, हरियाणा में। इसी तरीके से पूछता है कि आखिर चंबल, क्या चंबल वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पे है, क्या चंबल वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पे है, तो ये कहाँ पे है, महाराष्ट्र में। MH यानी आपकी लोकेशन क्या हो गई, महाराष्ट्र। इतनी बातें आपको याद रख लेना है। फिर पूछ सकता है आखिर क्या, डालमा और डाम्फा दो बहुत इंपॉर्टेंट है। डाम्फा आपका कहाँ पे है, ये तो है मिजोरम में। डाम्फा कहाँ पे है, डाम्फा वन्यजीव अभयारण्य मिजोरम में है, लेकिन डालमा जो है आपका छत्तीसगढ़ में है। कहाँ पे, देखिए मैंने इसको ट्रिक से लिखा, 36 और गढ़ लिख दिया। छत्तीसगढ़ में आपका क्या हो गया, डालमा हो गया। उसके बाद आपसे पूछता है क्या, भारत का पहला नेशनल पार्क क्या है, पहला नेशनल पार्क भारत का कौन सा है, तो पहला नेशनल पार्क है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। क्या जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ये इसकी लोकेशन कहाँ पे है, उत्तराखंड में। पूछता है कभी कभी आखिर रामगंगा नदी किस नेशनल पार्क के बीचों बीच से बहती हैं, तो आपका है ये जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। उसके बाद आपसे पूछ सकता है कान्हा किसली, क्या कान्हा पूछे या किसली। कान्हा और किसली मध्य प्रदेश में है। कहाँ पे है आपके, ये मध्य प्रदेश में। ठीक है, उसके बाद पूछ सकता है क्या, रोहिला नेशनल पार्क कहाँ पे है, आप लोग बताइएगा। रोहिला नेशनल पार्क पेपर में SSC के द्वारा अभी जल्द ही पूछा गया था। ठीक है, इतनी बातें आपको यहाँ से याद रखना है। ठीक, यूपी में कौन सा नेशनल पार्क है, यूपी में एक है, यूपी में दुधवा नेशनल पार्क। कौन सा नेशनल पार्क, दुधवा नेशनल पार्क यूपी का एकमात्र नेशनल पार्क है, वो भी है क्या, दुधवा नेशनल पार्क। ठीक है, ठीक। उसके बाद पूछता है आखिर राजाजी नेशनल पार्क, क्या राजाजी नेशनल पार्क कहाँ पे अवस्थित है, ये भी आपका उत्तराखंड में अवस्थित है। इतने नेशनल पार्क के बारे में आपको हम बता दिए। सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क कहाँ पे है, असम में है। क्या असम में सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क, वो भी कितने हैं, 7। नामेरी, मानस, ओरंग, नामेरी, मानस, ओरंग, डिब्रूगढ़, ये सब कहाँ पे है, असम में है। ठीक है, असम में कितने नेशनल पार्क हैं, 7। सबसे ज़्यादा असम में ही है। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि आखिर सितार का जनक किसे कहा जाता है। जो आपके अमीर खुसरो थे ये आपके सितार के जनक है। सितार को हम लोग और किस नाम से जानते हैं, वीणा के नाम से जानते हैं। किसके नाम से, वीणा से। सबसे पुराना वाद्य यंत्र, पेपर में पूछेगा सबसे पुराना आपका वाद्य यंत्र कौन सा है, तो सबसे पुराना जो वाद्य यंत्र है आपका सितार है। क्या है, सितार सबसे पुराना वाद्य यंत्र है। ठीक है, उसके बाद आपसे पूछता है सितार के बारे में, आखिर सितार से संबंधित कौन कौन से हैं। रविशंकर, क्या रविशंकर, या बोले पेपर में उमाशंकर, या बोले बंदे हसन,
कौन? वंदे हसन। ये किससे संबंधित है? रविशंकर, उमाशंकर, वंदे हसन, ये सभी किससे संबंधित है? आपके सितार से संबंधित है। एक बहुत प्यारा नाम है शाहिद परवेज। क्या? शाहिद परवेज। ये भी किससे संबंधित है? ये भी आपके सितार से संबंधित है। ठीक, उसके बाद आप लोग देखिएगा, सितार के बाद आता है वीणा। सितार का उपनाम मैंने बताया वीणा। पूछता है कि संतूर वादक कौन कौन से हैं? क्या? संतूर वादक पेपर में पूछता है कौन कौन है। तो आपका एक नाम आता है भजन सोपारी। क्या? भजन सोपारी। उसके बाद शिव प्रसाद शर्मा। क्या? शिव प्रसाद जो शर्मा है ये आपके कौन हो गए? संतूर वादक। क्या हो गए? संतूर वादक। पूछता है आखिर शहनाई वादक कौन कौन से हैं? क्या? शहनाई वादक। तो आपके बिस्मिल्लाह खां। कौन? बिस्मिल्लाह खां। बिस्मिल्लाह खां के बाद आपका अली अहमद। क्या आ जाएंगे? अली अहमद। उसके बाद आएंगे हुसैन खां। हुसैन खां। ये किससे संबंधित है? ये आपके शहनाई से संबंधित है। ठीक है, शहनाई से संबंधित है। ठीक, उसके बाद पूछ सकता है शहनाई से एक और नाम है दयाशंकर मिश्र जी का नाम है, बहुत प्यारा नाम है। ये भी किससे संबंधित है? शहनाई से संबंधित है। एक पूछता है कि बांसुरी से संबंधित कौन कौन से? किससे? बांसुरी से संबंधित कौन से हैं? एक हुए पन्ना लाल घोष। कौन? पन्ना लाल घोष, ये बांसुरी से संबंधित हो गए। उसके बाद हरिप्रसाद चौरसिया। कौन? हरिप्रसाद जो चौरसिया हैं ये भी किससे संबंधित हैं? बांसुरी से संबंधित है। ठीक, अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि मानव शरीर का जो तापक्रम है 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट में, लेकिन सेंटीग्रेड में कितना है? 32.36। कितना? 32.6 डिग्री सेंटीग्रेड मानव शरीर का क्या है? तापमान है। इतनी बातें आपको यहाँ से याद रख लेना। ठीक है, मानव शरीर के तापमान के बारे में यहाँ बताया था, मैंने बताया था 120/80 मिलीमीटर जो Hg है, ये क्या है? आपका दाब है। क्या? दाब है। उसके बाद कोलेस्ट्रॉल का स्तर कितना बताया था? 140 से लेकर के 160 या 180 तक आपका किसका स्तर है? कोलेस्ट्रॉल का स्तर है। किसका? कोलेस्ट्रॉल का मानव शरीर में स्तर है। मानव शरीर में हड्डी कितनी बताई थी? टोटल जो बोन्स हैं, हड्डियों की संख्या कितनी है? 206 है। लेकिन बच्चों में यही हड्डियां कितनी होती हैं? बच्चों में 300 हड्डियां होती हैं। उसके बाद मांसपेशी कितनी होती है? मानव शरीर में जो मांसपेशी होती है ये होती है 639। कितनी? 639 मांसपेशियां होती हैं। चेहरे में कितनी हड्डियां होती हैं? आपको बताया था मैंने, चेहरे में 14 हड्डियां होती हैं। कान में कितनी होती हैं? 6 हड्डियां होती थी। खोपड़ी में कितनी हड्डी मैंने बताया था आपको? टोटल 29 हड्डी। इतनी आपको याद रखना है। ठीक है, आइए हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है कि रक्त कैंसर या ल्यूकेमिया, ब्लड कैंसर को नियंत्रित करने के लिए किस रेडियो आइसोटोप्स, क्या रेडियो आइसोटोप का प्रयोग किया जाता है? आइसोटोप से यानी समस्थानिक। मैंने समस्थानिक के बारे में आपको एक ब्रीफ डिस्कशन पिछले क्लासेस में दे चुका हूं, आप लोग जाके देख लीजिएगा। जो कोबाल्ट 60 है इसका प्रयोग ब्लड कैंसर के उपचार में करते हैं। ब्लड कैंसर होता किसकी कमी से है? आयरन की कमी से। आपको पता होगा आयरन की जो कमी होती है इसी से ब्लड कैंसर यानी ल्यूकेमिया होता है। ठीक, इसमें जो होता है कोबाल्ट 60 में किस रेज का प्रयोग करते हैं? गामा किरण। किसका? गामा किरण का उपयोग करते हैं। इतनी बात आपको शायद समझ में आ रही होगी। आयोडीन 131 में जो थायराइड होता है, क्या थायराइड या घेंघा रोग के उपचार में होता है। किसके उपचार में? थायराइड या घेंघा रोग के उपचार में होता है। सोडियम 24, आपको पता होगा जो सोडियम होता है इसका प्रयोग हम लोग क्या करते हैं? जो हृदय की धड़कन होती है, क्या हृदय की जो धड़कन होती है उसे हम लोग सोडियम के द्वारा कंट्रोल करते हैं। जो पोटेशियम होता है, के मतलब होता है पोटेशियम, इसके द्वारा हम लोग क्या करते हैं? क्या ब्लड प्रेशर यानी जो रक्त का दाब होता है इसे हम लोग रेगुलेट करते हैं। किसके द्वारा? सोडियम के द्वारा रेगुलेट किया जाता है। जो फास्फोरस आपका 32 है, क्या फास्फोरस 32 होता है ल्यूकेमिया थेरेपी। जब कभी पूछेगा कि ल्यूकेमिया थेरेपी में किसका उपयोग होता है तो फास्फोरस 32 का उपयोग होता है। तो आपका जो एक पेपर पूछता है आर्सेनिक 74, क्या एस से होता है आर्सेनिक, क्या आर्सेनिक
74 का प्रयोग किस में होता है? तो जो आपका ट्यूमर होता है, क्या ट्यूमर कहाँ पे होता है? ब्रेन में, यानी जो ब्रेन में होता है ट्यूमर, यानी ब्रेन यानी दिमाग में। ट्यूमर क्या होता है? कोशिकाओं की अनियंत्रित वृद्धि को ही ट्यूमर बोलते हैं। कोशिकाओं की अनियंत्रित वृद्धि को हम लोग क्या बोलते हैं? कैंसर बोलते हैं। वो किससे होता है? आर्सेनिक 74 से इसका उपचार किया जाता है। इतनी बातें आपको शायद यहाँ से समझ में आ रही होंगी। घेंघा रोग किसकी कमी से होता है? आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण, क्या प्रकाश संश्लेषण होता है? किसके द्वारा आखिर होता है? देखिए, जो आपकी पत्ती होती है, मान लीजिए आपकी ये क्या हो गई, ये आपकी पत्ती हो गई। पत्तियों में क्या होता है? इसमें क्या होता है? छोटा छोटा छेद होता है। इन छेद को हम लोग क्या बोलते हैं? इन रंध्र को बोलते हैं स्टोमेटा। क्या बोलते हैं? स्टोमेटा। जो पत्तियों में छेद होता है इन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? स्टोमेटा। इन्हीं स्टोमेटा के माध्यम से गैसों का आदान प्रदान होता है, यानी CO2 गैस का आदान प्रदान, CO2 और O2 का। किसका? CO2 और O2 का, यानी गैसों का आदान प्रदान पूछेगा। क्या? गैसों का आदान या प्रदान, ठीक। उसके बाद पूछ सकता है वाष्पोत्सर्जन। क्या? वाष्पोत्सर्जन की क्रिया गैस पत्तियों में कहाँ पे होती है? तो ये होती है स्टोमेटा में। कहाँ पे होती है? स्टोमेटा में होती है। स्टोमेटा क्या होता है? पत्तियों के अंदर जो छिद्र होते हैं, यानी रंध्र यानी जो छिद्र होते हैं, उसे हम बोलते हैं स्टोमेटा, ठीक है। उसके बाद कभी पूछता है आखिर जो प्रकाश संश्लेषण होता है ये किस प्रकाश में सबसे ज़्यादा होता है? तो ये जो प्रकाश संश्लेषण है, आप लोग तो बताएंगे हरा, लेकिन हरे में प्रकाश संश्लेषण होता ही नहीं है। होता किस में है? लाल, सबसे ज़्यादा लाल में होता है, उसके बाद नीला में होता है, उसके बाद आपका बैगनी रंग, यानी इन्हीं 3 रंगों में क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण होता है। आपको पूछेगा पत्तियों का हरा रंग क्यों होता है? तो हरा रंग होता है क्लोरोफिल की वजह से। किसकी वजह से? जो क्लोरोफिल पिगमेंट होता है, इसकी वजह से प्रकाश का पत्तियां होती हैं पेड़ का, उनका रंग हरा होता है। यानी पत्तियों के साथ साथ जो तना होता है, क्या पत्तियों के साथ साथ जो आपका तना होता है, इनों में भी क्या होता है? हरे रंग का होता है। किसके? क्लोरोफिल पिगमेंट यानी क्लोरोफिल वर्णक के कारण। पूछेगा कि आखिर जो पत्तियां होती हैं, आखिर क्लोरोफिल में कौन सा पिगमेंट पाया जाता है? तो तत्व पूछेगा। जब पूछेगा क्लोरोफिल में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो मैग्नीशियम। मैग्नीशियम क्या कहता है? ये पेड़ पौधों को ठंडा रखता है। उसके बाद पत्तियों में कौन सा वर्णक पाया जाता है? क्लोरोफिल। क्या? क्लोरोफिल। इतनी बातें आपको यहाँ से समझ में आ रही होंगी। उसके बाद पूछ सकता है आपसे जो रिएक्शंस होते हैं, इंपॉर्टेंट रिएक्शन, आखिर सबसे इंपॉर्टेंट इसमें क्या है? रिएक्शन क्या है? 6CO2। जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये बाहर से पत्तियां ली, उसके बाद क्या लेती हैं? जड़ों से आपका पानी लेती हैं, फिर ये क्या करती हैं? जो सूर्य का प्रकाश होता है, क्या सूर्य का प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल के माध्यम से, किसके? क्लोरोफिल के माध्यम से ये क्या करती हैं? भोजन का निर्माण करती हैं। क्या भोजन बनता है? कार्बोहाइड्रेट बनता है। क्या बनता है? C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2O। ये आपकी पूरी की पूरी रासायनिक क्रिया हो गई। 6CO2 प्लस 6H2O बराबर C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस H2O। यही आपका क्या बना? कार्बोहाइड्रेट। क्या? कार्बोहाइड्रेट। इसका नाम कार्बोहाइड्रेट क्यों है? चूंकि ये क्या है? C से बना है। इसका मतलब पूछता है कैसा यौगिक बनता है? तो कार्बनिक यौगिक, यानी जिसमें कार्बन होगा वो कैसा यौगिक होगा? वो होगा कार्बनिक यौगिक, ठीक। पूछता है पेपर में आखिर जो जल का ऑक्सीजन का निर्माण किससे होता है? जो इसमें ऑक्सीजन का निर्माण होगा ये आपका हो गया H2O के माध्यम से ऑक्सीजन का निर्माण होता है। फिर पेपर में पूछता है आखिर इसमें CO2 का क्या हो रहा है? CO2 का हो रहा है अपचयन। कैसे? देखिए यहाँ पर क्या है? 6CO2 है। कितना है? 6CO2 है, लेकिन यहाँ पे बचा है केवल 6, यानी टोटल CO2 संख्या कितना है? इसमें 12 है। कितना है? 12 है, लेकिन इसमें कितना बचा है? 6। इसका मतलब क्या हो रहा है? CO2 घट रहा है, C घट रहा है। इसका मतलब इसमें क्या हो रहा है? C का अपचयन हो रहा है, ठीक। इतनी बातें आपको यहाँ से याद रखना है। पूछता है आखिर जो तापमान होता है, क्या प्रकाश संश्लेषण होने के लिए मानक तापमान कितना होना चाहिए? 25 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड ये आपका मानक तापमान होना चाहिए, ठीक। इतनी बातें आपको याद रखना है। देखिए एक पत्तियों के बारे में आपको हम बताते हैं क्या कि पत्ती आखिर क्या। देखिए ये मान लीजिए आपकी पत्ती हो गई, पत्तियों की पत्ती हो गई, इसके बीच में रंध्र पाए गए, आपके क्या हो गए? स्टोमेटा हो गए। इसी के बीच में आपके ऐसे ऐसे छल्ले पाए जाते हैं। क्या? छल्ले पाए जाते हैं। इन्हीं छल्लों के अंदर जो आपका होता है क्या?
मान लीजिए एक पत्ती जो खोलेंगे, पत्तियों में कौन सा आवरण होता है? दोहरा आवरण। एक छेद को खोलेंगे, इस तरीके का आवरण होता है, यानी दोहरा आवरण हो गया। इसके बीच में कौन सा पदार्थ होता है? आपका जो होता है स्ट्रोमा। क्या? स्ट्रोमा नामक द्रव होता है। कौन सा द्रव होता है? स्ट्रोमा नामक द्रव पाया जाता है। ये जो आपको छल्ला दिख रहा है, आपको एक छल्ले को हम लोग क्या बोलते हैं? एक छल्ले को बोलते हैं हम लोग थैलोकाइट। क्या बोलते हैं? थैलोकाइट। एक छल्लों का हम लोग बोल गए थैलोकाइट। उसके बाद क्या होता है? जो छल्लों की ये पूरा एक समूह है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रेना। क्या बोलते हैं? ग्रेना। ग्रेना के अंदर क्या हो गया? थैलोकाइट। थैलोकाइट के अंदर स्ट्रोमा द्रव, इसी के अंदर आपका पाया जाता है क्लोरोफिल। क्या? क्लोरोफिल इसी के अंदर पाया जाता है। क्लोरोफिल में कौन सा तत्व होता है? मैग्नीशियम। इतनी बात आपको पत्तियों में समझ में आ रहा होगा। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है कि आखिर फुल फॉर्म जीएसएम का फुल फॉर्म क्या होता है? ग्लोबल सिस्टमिक फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। क्या? ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। पूछता है आईएलओ का फुल फॉर्म इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। क्या? इंटरनेशनल, पिछली क्लासेस में आपको हम लिखवा चुके हैं, एक बार फिर से लिख दें, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। क्या? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। क्या? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। पूछता है कभी कभी आपसे WLO का फुल फॉर्म। क्या? WTO का फुल फॉर्म। तो वर्ड टी फार होगा ट्रेड, ओ फार हो गया ऑर्गेनाइजेशन, यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी विश्व व्यापार संगठन WTO हो गया। ILO पूछता है इंटरनेशनल, क्या? इंटरनेशनल, यल फार हो जाएगा आपका लेबर, ओ फार हो जाएगा ऑर्गेनाइजेशन। ये आपका ILO का फुल फॉर्म हो गया। ठीक, उसके बाद पूछता है आखिर कभी कभी आपसे क्या क्या? WWW का फुल फॉर्म। क्या? WWW का फुल फॉर्म वर्ल्ड वाइड वेब, ये आपका WWW का फुल फॉर्म हो गया। HTML, कभी कभी पूछता है HTML, हाइपर टेक्स्ट। क्या? हाइपर टेक्स्ट मल्टीपल लैंग्वेज, ये आपका हो गया HTML के बारे में। ठीक है, उसके बाद कभी पूछता है LAN का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? लोकल एरिया नेटवर्क। क्या? लोकल एरिया नेटवर्क। ये फुल फॉर्म्स आपको धीरे धीरे हम एक एक करके याद करा देंगे, आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक, हमारा अगला क्वेश्चन क्या बोलता है कि आखिर 1 मई को किसके रूप में मनाया जाता है? तो 1 मई को हम लोग मनाते हैं किसके बारे में? 1 मई को मनाया जाता है विश्व अंतर्राष्ट्रीय लेबर डे। क्या? अंतर्राष्ट्रीय लेबर डे हम लोग मनाते हैं। क्या? 1 मई को मनाया जाता है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाते हैं? 8 मार्च को। मैंने आपको पिछली क्लास में बता दिया। यहाँ हम मई के बारे में केवल जिक्र करेंगे। क्या करेंगे? 1 मई को हमने बताया आपको क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस। ठीक है, उसके बाद मनाते हैं हम लोग 3 मई को। क्या? 3 मई को क्या मनाते हैं? प्रेस स्वतंत्रता दिवस। किसका? प्रेस स्वतंत्रता दिवस। ठीक, उसके बाद 3 मई के बाद हम लोग क्या मनाते? देखिए, 1 मई को मैंने क्या बताया आपको? लेबर्स डे। 3 मई को प्रेस स्वतंत्रता दिवस। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम क्या? 8 मई को। 8 मई को हम लोग क्या मनाते हैं? रेड क्रॉस डे। क्या? रेड क्रॉस दिवस। 8 के बाद हम लोग आते हैं 11 मई पे। 11 मई को क्या मनाते हैं? प्रौद्योगिकी दिवस। प्रौद्योगिकी दिवस यानी टेक्नोलॉजी डे। उसके बाद आते हैं हम लोग 12 मई को। 12 मई को कौन सा डे? नर्स डे, यानी नर्स दिवस हम लोग 12 मई को मनाते हैं। फिर 15 मई को हम लोग मना दिए कौन सा दिवस? परिवार दिवस। कौन सा? परिवार दिवस 15 मई को मना लिए। ठीक है, उसके बाद हम लोग आते हैं 17 मई को। कब? 17 मई को मनाते हैं दूर संचार दिवस। क्या? दूर संचार दिवस 17 मई को मनाते हैं। फिर आता है 21 मई को। 21 मई को क्या मनाते हैं? आतंकवाद निरोध दिवस। क्या? आतंकवाद निरोध दिवस 21 मई को मना लिए। उसके बाद आता है 31 मई। इंपॉर्टेंट क्या है आपका? 31 मई को क्या मनाते हैं? तंबाकू निषेध दिवस। क्या? तंबाकू निषेध दिवस। इतनी बातें आपको याद हो। प्रेस फ्रीडम दिवस हम लोग 3 मई को मनाते हैं। 8 मई को रेड क्रॉस दिवस मनाते हैं। 11 मई को प्रौद्योगिकी दिवस क्यों मनाते हैं? क्योंकि 11 मई 1998 अटल बिहारी वाजपेयी जो हमारे प्रधानमंत्री थे, इसमें क्या होता है? ऑपरेशन शक्ति यानी सेकंड परमाणु परीक्षण हम लोग किए थे। 12 मई को हम लोग नर्स दिवस मनाते हैं। क्यों? क्योंकि फ्लोरेंस नाइटिंगेल के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में मनाते हैं। 15 मई को परिवार डे मनाते हैं। 17 मई को हम लोग दूरसंचार दिवस मनाते हैं। 21 मई को आतंकवाद निरोध दिवस मनाते हैं। क्यों? क्योंकि 21 मई को तमिलनाडु में
LTTE जो आपका आतंकवादी संगठन है, उसके द्वारा राजीव गांधी की हत्या की जाती है। इसलिए हम लोग 21 मई को आतंकवाद विरोध दिवस मनाते हैं, आतंकवाद विरोध दिवस। 31 मई को हम लोग मनाते हैं तंबाकू निषेध दिवस। यहाँ पर मई के जितने भी देश थे उन सभी को क्वेश्चन को खत्म कर दिए हैं। आशा करते हैं ये सीरीज आप लोगों को बेहतर समझ में आई होगी। प्यारे मित्र, जो बच्चे यहाँ पे नए हैं उन सभी बच्चों से आग्रह है आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें सभी बच्चे ताकि पढ़ पाएं। जय हिंद साथियों, मिलते हैं तब तक के लिए। जय हिंद, अगले क्लास में मुलाकात।